हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, अब तक जो हम अपना फिज़िक्स का चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें अब तक हमने जितना भी पढ़ा था वो हमने पढ़ा था परावर्तन के बारे में, ठीक है। और पिछली क्लास में हमने उसके अपने जो दर्पण सूत्र के जो उस पर आधारित जो क्वेश्चंस थे, न्यूमेरिकल थे, वो डिस्कस किए थे। तो कुल मिला के अब तक जितना हमने पढ़ा था सब कुछ वो परावर्तन के बारे में था, ठीक है बच्चों। लेकिन हमारा चैप्टर क्या था? प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तो इस चैप्टर का जो हम अगला भाग हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपवर्तन के बारे में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा अपवर्तन से रिलेटेड जो घटनाएं हैं, जो कंसेप्ट है, वो हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे बच्चों, ठीक है। तो आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं। और आज का हमारा जो पहला टॉपिक है भाई, जैसे हमने परावर्तन पढ़ा था तो परावर्तन में पहले हमने परावर्तन को बेसिक वो होता क्या है उसको समझा था और उसके नियमों को पढ़ा था और उसके आगे हम डिस्कस करते चले गए थे चीज़ों को, ठीक है। तो इसके अंदर भी हम सेम वैसे ही पढ़ेंगे। सबसे पहले अपवर्तन को देखेंगे कि अपवर्तन क्या होता है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपवर्तन को। तो क्या लिखा है बच्चों? अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश द्वारा प्रदर्शित यह घटना ही अपवर्तन कहलाती है। चलो भाई, ये हमने पढ़ लिया होता क्या है। अब इसको समझते हैं। भाई प्रकाश की किरण, जब ये क्या कह रहा है बेसिकली, प्रकाश की किरण जब भी अपना माध्यम बदलेगी, भाई एक माध्यम से मान लीजिए वायु में ट्रेवल कर रही है प्रकाश की किरण, अब किसी दूसरे माध्यम में कांच में चली गई तो वो क्या होगी? जैसे मान लीजिए उसका मार्ग ये होना था तो उसका मार्ग विचलित होने का मतलब अब उसका मार्ग वो ऐसे सीधे ना जाके हल्का सा ऐसे मुड़ गई या ऐसे मुड़ गई या किसी भी दिशा में मुड़ जाए या विचलित हो जाए, इसी को कहते हैं, मतलब अपना मार्ग चेंज कर देती है, अपना पाथ चेंज कर देती है, उसी को हम कहते हैं अपवर्तन, ठीक है बच्चों। क्या कहा हमने? अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण अपना माध्यम बदलती है तो वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, अपने मार्ग से अपना मार्ग बदल देती है। तो प्रकाश द्वारा प्रदर्शित यह घटना ही क्या कहलाती है बच्चों? अपवर्तन कहलाती है, ठीक है। सिंपल है। अब क्या करते हैं? अब इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या है ये। देखो भाई, तो ये तो हमने देख लिया पहले अपना अपवर्तन। अब मैं आपको बताता हूँ जो हम अपवर्तन से जुड़ी जो बेसिक जो कुछ घटनाएं होती हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, वो हम देखते हैं कि आप अपने दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ अपवर्तन को होता हुआ देखते हैं। जैसे कि लिखा है तारों का टिमटिमाना, तो तारों का जो तारे जो टिमटिमाते हैं ना, आप जब देखते हैं आसमान में वो चमकते से रहते हैं, टिमटिमाते से रहते हैं, तो उसका कारण अपवर्तन ही होता है। और दूसरा क्या है? ये जितने भी सारे जो आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ना ये बच्चों, दैनिक जीवन में अपवर्तन करके, ये सारे अपवर्तन के ही उदाहरण हैं। दूसरा देखिए इसमें क्या लिखा है, किसी भरे हुए टैंक की तली ऊपर ऊपर उठी हुई दिखना। अब आप देख लीजिए इसका क्या मतलब है। जैसे कि आप किसी बाल्टी में पानी भरिए, ठीक है, तो जब उसे आप फुल भर देंगे बाल्टी को पानी से, तो आप क्या देखते हैं? उसका जो सरफेस होती है, नीचे की जो तली होती है, वो आपको हल्की सी उठी उठी सी दिखती है कि मतलब ये तो पास है, लेकिन जब आप उसके अंदर हाथ डालते हैं तो वो बहुत गहरा लगता है। लेकिन एक्चुअल मगर उसकी जो तली होती है वो ऐसे लगती है कि हमें ये तो बिल्कुल पास ही है। आप करके देखिएगा इसको, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। तो वो क्या होता है? उसका कारण अपवर्तन ही होता है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या कर रही है? प्रकाश की किरण क्या हो रही है भाई? बाल्टी के अंदर तो वो है नहीं कि उसके अंदर कोई लाइट का सोर्स लग रहा है। प्रकाश की किरण कहीं वायु से, जो आपके चारों तरफ जो वायु है वहीं से ट्रेवल करके तो बाल्टी के अंदर जा रही है, पानी के अंदर जा रही है, तो इसलिए क्या हो रहा है? उसका मार्ग विचलित हो जाता है। तो इसी कारण ये चीज़ हमें ऐसे दिखाई देती है, ठीक है। तो ये अपवर्तन का ही उदाहरण है। और क्या देख सकते हैं आप? किसी मुद्रित सामग्री, कांच की स्लैब रखकर देखने पर अक्षरों का ऊपर उठते हुए प्रतीत होना। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? जैसे कि वो होता है ना बच्चों, एक पेपर वेट होता है, मतलब कि कांच का कोई एक टुकड़ा ले लीजिए आप जिसके आर पार देखा जा सकता हो, ठीक है। उस टुकड़े को जब आप किसी भी अक्षर के ऊपर रखा हुआ देखेंगे ना, इस तरह से, जैसे मैंने इस डी को रख दिया, तो क्या देखेंगे आप? ये जो अक्षर है ना आपको उठे हुए दिखाई देंगे थोड़े से। कांच का अगर कोई आप मोटा टुकड़ा लेंगे जिसके आर पार देखा जा सकता हो, तो उसमें क्या होगा? ये अक्षर जो है ना आपको उठे हुए दिखाई देंगे। तो इसका कारण भी क्या होता है? अपवर्तन ही होता है बच्चों, ठीक है। अगला उदाहरण देखते हैं। पानी के बर्तन में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा प्रतीत होना। ये एग्जाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ कि पानी के बर्तन में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। कहने का मतलब इसको आप भी करके देख सकते हैं। किसी आप वो लेना, कोई एक कांच का ग्लास लेना बच्चों, उसके अंदर पानी भरना आप, ठीक है, फुल मत भरना, थोड़ा सा छोड़ देना।
उसके अंदर कोई एक पेंसिल आप डालना, तो आपको क्या दिखाई देगा, वो पेंसिल हल्की सी मुड़ी हुई दिखाई देगी। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये मेरे पास पेंसिल है, मैं आपको करके दिखाता हूँ ये चीज़। देखिए बच्चों, ये पेंसिल है मेरे पास और ये कांच का ग्लास है। अब मैं इस पेंसिल को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब आप इसको यहाँ से ध्यान से देखिए। देखिए बच्चों, यहाँ तक ये बिल्कुल ऐसी जा रही है। इसके ऊपर से आपको कैसे दे रही है, मुड़ी हुई दिखाई दे रही है ना, मतलब इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये हल्की सी ऊपर टर्न हो गई और फिर ऐसे जा रही है। देखो ध्यान से आप इस चीज़ को, है ना बच्चों, दिखाई दे रही है ना आपको हल्की सी मुड़ी हुई यहाँ से, कि यहाँ से ये मुड़ गई। तो इसका क्या कारण है, अपवर्तन। बाकी आप इस चीज़ को खुद से ट्राई करना, अपने उसमें देखना, अपने घर पे करके देखना इस चीज़ को, आपको ये पूरा मुड़ी हुई दिखाई देगी पेंसिल। ठीक है, तो इसका क्या कारण होता है, इसका कारण होता है बच्चों अपवर्तन ही इसका कारण होता है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये बात हो गई हमारा, ये एक एग्जाम्पल भी हो गया। अब क्या है, सब्जियों व फलों इत्यादि को पानी में डूबे होने पर उनका आकार वास्तविक आकार से बड़ा प्रतीत होता है। कहने का मतलब, आप कोई जैसे नींबू टमाटर लेना आप, ठीक है, जब आप उसको पानी में डाल के देखोगे ना, तो अपने वास्तविक आकार से थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। ठीक है, और आप उसे बाहर निकालोगे तो छोटा दिखाई देगा, पानी में डालोगे तो हल्का सा बड़ा दिखाई देगा। इसका कारण भी क्या होता है, अपवर्तन ही होता है। ठीक है, और क्या है, किसी सिक्के आदि का पानी के बर्तन में डूबे होने पर ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। ठीक है, अभी मेरे पास कोई सिक्का अवेलेबल नहीं है, वरना मैं आपको ये भी करके दिखाता। आप ऐसे ही किसी पानी के उसके कांच के गिलास में पानी भर के उसके अंदर कोई सिक्का डाल के देखना, तो उसमें भी आपको क्या लगेगा, वो हल्का सा सिक्का आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि वो पानी की बाल्टी मैंने आपको बताई ना, कि उसकी जो तली होती है, सरफेस होता है, वो हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो सेम वैसा ही होता है। तो ये सारे उदाहरण वो है जो आप अपने दैनिक जीवन में अपवर्तन के होते हुए देखते हैं, और इनमें से आप जो जो मैंने आपको बताया वो आप करके भी खुद देख सकते हैं। उनमें से एक मैंने आपको करके भी दिखाया पेंसिल का। ठीक है बच्चों, चलिए भाई, ये तो हमारी बात हुई बेसिक अपवर्तन की, कि अपवर्तन होता क्या है और उसको हम दैनिक जीवन में कहाँ होता हुआ देखते हैं बच्चों। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, तो ये हमारा हो गया अपवर्तन। अब हम देखेंगे अपवर्तन के कुछ नियम। ठीक है बच्चों, क्या देखेंगे, अपवर्तन के नियम। भाई जैसे हमने परावर्तन के देखे थे, वैसे ही अपवर्तन के भी कुछ नियम होते हैं, और उसी के आधार पे ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी ना, ये आपको और ज़्यादा समझ में आएगी। ठीक है, चलिए, तो बच्चों क्या है हमारा अपवर्तन के नियम। जैसे परावर्तन के नियम होते थे, अगर आप एक बार परावर्तन के नियम भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है, इसको पढ़ने के बाद या पढ़ने से पहले, कि परावर्तन के भी दो नियम होते थे। कुछ कुछ उसके जैसे ही नियम हैं, ठीक है, बिल्कुल उसके जैसी तो नहीं है, पर हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं उसके जैसी। जैसे कि पहला नियम तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा उसके जैसा ही है। क्या है बच्चों पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को पृथक, पृथक मतलब अलग, ठीक है, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आयतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। डरने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये बहुत इजी है, इसको ये आपको एकदम रट जाएगा, ऐसा मैं समझा दूंगा इसको। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या लिखा है हमने, एक बार फिर से रीड करते हैं। जो हमारी क्या क्या तीन चीज़ों के बारे में बात कर रहा है ये, उसमें उस जो हमने परावर्तन के नियम पढ़े थे उसके अंदर भी तीन चीज़ें थी। क्या थी, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों क्या होते थे, एक ही तल में होते थे। इसके अंदर भी बिल्कुल सेम है, कि जो आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, भाई उसमें परावर्तन होता था, तो उसमें तो होती थी परावर्तित किरण, बस इसके अंदर अपवर्तित किरण है, सिंपल। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। अभिलंब, इसमें कौन सा अभिलंब है, क्योंकि भाई अभिलंब तो कितने भी सारे खींचे जा सकते हैं, लेकिन अभिलंब है कौन सा, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आयतन बिंदु पर अभिलंब। ये होता क्या है, ये हम आपको भी बताते हैं। देखिए बच्चों, अब हमने क्या लिया है, इसको मान लीजिए एक आयताकार, ये कांच का टुकड़ा है। ठीक है, क्या है, एक आयताकार कांच का टुकड़ा है। इसके अंदर हमने क्या किया, मान लीजिए यहाँ से हमने कहीं से इस पर प्रकाश की किरण आपतित करी, आपतित का मतलब डाली। ठीक है, यहाँ से इस तरह से कोई प्रकाश की किरण आई, वो जानी तो चाहिए थी बच्चों इस तरह से सीधी, जो मैंने डॉट डॉट करके लाइन बनाई है वो इस तरह से सीधी चली जाती, लेकिन वो क्यों नहीं गई, क्योंकि बच्चों उसका माध्यम हो गया चेंज। क्योंकि भाई प्रकाश की किरण कहाँ आ रही है, क्योंकि हमारे चारों तरफ क्या है बच्चों, वायु ही तो है, तो प्रकाश की किरण क्या आ रही है, वायु में से आ रही है, लेकिन कहाँ टकराई, वो टकराई कांच में।
तो उसका क्या हो गया, माध्यम बदल गया। क्या हो गया बच्चों, माध्यम बदल गया। यानी कि वो क्या कर रही है किरण, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के अंदर जा रही है। और तभी क्या हो रहा था, हम पढ़ चुके हैं ये, जब किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या हो जाता है, उसका मार्ग विचलित हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं अपवर्तन। ठीक है, तो वही चीज़ होगी इसके अंदर। क्या होगा बच्चों, प्रकाश की किरण वायु से कांच के अंदर प्रवेश कर रही है, तो उसका मार्ग तो ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो अपना माध्यम चेंज कर दिया उसने, तो उसका वो अपने मार्ग से क्या हो गई, विचलित हो गई। तो वो कैसे जाएगी किरण, इस तरह से जाएगी। ये जो मैंने बनाई हुई है ये वाला इसका पाथ होगा किरण का। ठीक है, जानी तो ऐसी चाहिए थी, क्योंकि माध्यम चेंज हो गया तो वो क्या हो गई, किरण अपवर्तित हो गई। इस तरह से वो निकल जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, तो समझ गए आप किस तरह से अपवर्तन होता है, समझ गए। आप समझते हैं अपना अपवर्तन का नियम जो कि हम पढ़ रहे थे। क्या कहा हमने अपवर्तन के पहले नियम में, कि आपतित किरण कौन सी है, ये वाली किरण यहाँ टकराई है, ये क्या हो गया, इसका आपतन बिंदु। भाई जहाँ पे किरण टकराती है वो आपतन बिंदु ही तो होता है बच्चों, है ना। चलिए, तो यहाँ टकराई, ये हो गया इसका आपतन बिंदु। क्लियर। और आपतन बिंदु पर ही हम क्या खींचते हैं, याद करिए, आपतन बिंदु पर ही हम अभिलंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं बच्चों, अभिलंब। मैं आपको याद दिलाता हूँ, जो हमने परावर्तन पढ़ा था, हमने कैसे पढ़ा था परावर्तन को। देखिए, ये हमने किसी को समतल दर्पण मान लिया था एक। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आपतित कर रहे थे, तो इसको हम क्या कह रहे थे, आपतन बिंदु कह रहे थे। इसी आपतन बिंदु पे हम क्या खींचते थे, याद करिए, इसी आपतन बिंदु पर बच्चों हम अभिलंब खींचते थे। क्या खींचते थे, अभिलंब। और ऐसे वो किरण परावर्तित हो जाती थी। ऐसे ही तो पढ़ा था बच्चों हमने परावर्तन। और उसमें हमने क्या कहा था, कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में कैसे होते हैं, वो भी मैंने आपको समझाया था। भाई जैसे कि ये एक पेपर का पेज है, तो ये एक तल है, और मैं आपसे कहूँ भाई ये दूसरा वो आ गया, ये कोई दूसरा पेज है, तो ये क्या है, ये एक दूसरा तल है। ठीक है भाई, ये एक तल है और ये एक तल है, तो ये तीनों जो है एक ही तल में रहेंगी, ऐसे नहीं कि परावर्तित होकर कहीं दूसरे तल पे चली जाएंगी। ठीक है, समझ गए। तो ये बिल्कुल सेम ही है। क्या है इसमें, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। अभिलंब भी कौन सा, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आयतन बिंदु पर अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। भाई ये एक तो हो गई है आपतित किरण, ठीक है, यही तो। और क्या होगी, अपवर्तित किरण, ये वाली अपवर्तित किरण। ठीक है, दो चीज़ें तो हमें समझ में आ गई। अब ये समस्या है दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ। अब आप मुझे बताओ, ये जो हमारा आयताकार ये कांच का टुकड़ा है, इसके ये वाला जो पृष्ठ है, ये वाला ये जो पृष्ठ है इसका, यही तो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। यहाँ वायु है, यहाँ कांच है, तो इसी की तो हम बात कर रहे हैं बच्चों। पढ़िए अभी से, दोनों माध्यमों को पृथक यानी अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु। इस पृष्ठ पर ही तो है ये आपतन बिंदु, और इसी आपतन बिंदु पर तो बच्चों हमने अभिलंब खींचा है। समझ गए अब चीज़ों को। अब हमने क्या कहा अपवर्तन के नियम को, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों पृष्ठों को पृथक करने वाले पृष्ठ, यानी ये वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु, ये वाला बिंदु, तीनों क्या होंगे, एक ही तल में होंगे। ठीक है, ये कैसे कर रहा है दोनों माध्यमों को पृथक, वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि यही तो बता रहा है हमें कि ये इधर वायु है, इधर और कांच है। ठीक है, तो बेसिकली ये है हमारा अपवर्तन का पहला नियम बच्चों। ठीक है, समझ रहे हैं बच्चे सारे, सिंपल है। ठीक है, अब इसके बढ़ते हैं हम दूसरे नियम की तरफ। तो दूसरा नियम क्या कहता है बच्चों, दूसरा नियम कहता है हमें, भैया हम दूसरे नियम में क्या करते थे, पहले आप परावर्तन को याद करिए। जब हम परावर्तन का नियम पढ़ते थे तो हम दूसरे नियम में क्या कहते थे बच्चों, उसमें हम करते थे दो कोणों की बात करते थे। हम किसकी बात करते थे, दो कोणों की। क्या बात करते थे, कि भाई अभिलंब से आपतित किरण के बीच, अभिलंब से आपतित किरण के बीच क्या होता था, आपतन कोण, जिसे कहते थे एंगल आई, और अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच का एंगल आर, जिसे हम कहते थे परावर्तन कोण। ठीक है, ये क्या होते थे, एक दूसरे के इक्वल होते थे। ठीक है, यही तो था बच्चों दूसरा नियम हमारा। तो यानी कि हम इसके दूसरे नियम में किसकी बात करते थे, आपतन कोण की और परावर्तन कोण की। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर भी हम सेम ही बातें करेंगे। किसकी करेंगे, कि आपतन कोण की बातें करेंगे, और इसमें किसकी करेंगे, अपवर्तित कोण की बात करेंगे, यानी अपवर्तन कोण की बात करेंगे।
भाई उसमें परावर्तन होता था तो हम परावर्तन कोण की बात करते थे, इसके अंदर अपवर्तन हो रहा है तो इसमें हम अपवर्तन कोण की बात करेंगे। ठीक है बच्चों, बाकी चीज़ें कुछ कुछ सेम ही रहेंगी। देखते हैं तो दूसरा नियम पढ़ते हैं बच्चों। दूसरा नियम क्या कहता है हमें कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग व निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब ये नियम आपको पढ़ने में हो सकता है बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा हो, ठीक है, कि ये जिया क्या है, इस साइन ब्रैकेट में क्या लिखे हुए हैं, है ना। तो ये कुछ नहीं है बच्चों, समझो पहले चीज़ को। पहले आप पहली जो लाइन है वो तो आप भूल ही जाओ, ठीक है, इसको हम बताएंगे आपको तो अभी थोड़ी देर बाद। सबसे पहले आप मेन चीज़ पढ़ो। मैंने आपको क्या बताया था, परावर्तन के नियम में हम किसके बीच संबंध बताते हैं, दूसरे नियम में आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच में। इसके अंदर हम किस में संबंध बताएंगे, आपतन कोण और अपवर्तन कोण में। तो पहले हम उस संबंध को देखते हैं। तो इसमें क्या कहा बच्चों हमें, आपतन कोण की ज्या। अब ये ज्या क्या है बच्चों, ये है ना, ये ब्रैकेट में लिखे हैं साइन, ये आपका मैथ में एक चैप्टर आएगा जिसको हम कहते हैं त्रिकोणमिति और इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ये साइन कोस टैन ये क्या होते हैं, ये उस मैथ्स के चैप्टर में आपको समझ में आएंगे। ठीक है, फिलहाल आप बस इन्हें याद कर लीजिए, बाकी ये होती क्या है एक्चुअल में वो आपको जब आप मैथ्स पढ़ेंगे वो वाला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, तब आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल बस आप इस संबंध को समझ लीजिए। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है। आपतन कोण की ज्या कैसे लेंगे, ज्या मतलब साइन, इसको कैसे लेंगे, साइन आई। तो ये आई क्या होता है हमारा, आपतन कोण। ठीक है बच्चों, आई को ही तो हम आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण की ज्या हमने ले लिया यानी साइन ले लिया, तो आपतन कोण का साइन हमने ले लिया। और क्या होता है बच्चों, अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन। अपवर्तन कोण की ज्या क्या होगी, यानी कि साइन ले लिया किसका, अपवर्तन कोण का। अपवर्तन कोण को भी हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इनका अनुपात मतलब इनका डिवीज़न। ठीक है, अनुपात मतलब इनका डिवीज़न। फिर से पढ़िए एक बार, आपतन कोण का साइन, आपतन कोण का साइन ले लिया मैंने, तथा अपवर्तन कोण का साइन, अपवर्तन कोण का साइन ले लिया मैंने, और इनका अनुपात ले लिया मैंने। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या होता है, स्थिर रहता है, यानी कि स्थिर के बराबर होता है, स्थिरांक। ठीक है, स्थिर रहता है। इस स्थिर का क्या मतलब है, जैसे आपने एक चीज़ सुनी होगी पाई सबने सुना होगा। पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 होती है। आपने कभी इसकी वैल्यू कुछ और लिखी हुई देखी है, या फिर आपने 3.14 देखी होगी, वो भी तो इसी से ही कैलकुलेट करके आती है। तो इसकी जो वैल्यू है ना पाई की, हमेशा यही रहेगी, मतलब कांस्टेंट है, ये स्थिर है, यही की यही रहेगी, बदलेगी नहीं। तो वही मतलब होता है इसका, कि जो इनका अनुपात होगा वो हमेशा स्थिरांक होगा। ठीक है, बदलेगा नहीं, एक स्थिर वैल्यू होगी। ठीक है, बाकी ये स्थिरांक होता क्या है इसको हम देखेंगे अभी। तो ये बात समझ में आ गई। और इसी नियम को हम क्या कहते हैं, स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है, ये अपने नाम से भी आ जाता है आपके पेपर में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, कि स्नेल का अपवर्तन नियम बताइए। तो ये सब आपको उसके बारे में इसमें लिखना होता है। ठीक है, ये हमने देख लिया बेसिकली इनका जो संबंध होता है आपतन कोण और अपवर्तन कोण के बीच में। क्या है बच्चों, कि आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण के साइन का अनुपात क्या होता है, एक स्थिर होता है। ठीक है, इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इस स्थिरांक को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, बाकी अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है, और ये क्या लिखा है कि दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष क्या चीज़ है, ये इसको हम पढ़ेंगे अपने, ये हमारा है अगली क्लास के में। ठीक है, ये हमारा अगली क्लास का टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल बस आप इतना ध्यान रख लीजिए कि इनका जो अनुपात होता है वो एक स्थिर होता है, और उसी स्थिरांक को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, इतना आप ध्यान में रखिए फिलहाल। ठीक है, अब इस लाइन को समझते हैं कि जो हमने पहले अपनी लाइन छोड़ी थी इसका क्या मतलब है, कि प्रकाश के किसी निश्चित रंग तथा निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए। अब क्या है बच्चों, अब देखो भाई प्रकाश क्या होता है, प्रकाश के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर हो सकते हैं, हो सकता है भाई वो ब्लू हो, येलो हो, वाइट हो,
ठीक है। तो उसमें क्या होता है बच्चों, हर एक कलर के लिए उसका जो अपवर्तन है वो डिफरेंट हो सकता है। भाई पीले प्रकाश के लिए वो ज़्यादा मुड़ जाए, ठीक है, आपतन कोण बढ़ जाए, उसका अपवर्तन कोण बढ़ जाए। या हो सकता है पीले के लिए कम अपवर्तित हो, हरे के लिए कम अपवर्तित हो। तो इसलिए वो कह रहा है कि किसी निश्चित रंग के लिए एक ही होगा। समझ रहे हैं, ये चीज़ है। और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए, इसका युग्म मतलब पेयर, जोड़ा। भाई माध्यमों का जोड़ा ही तो लेते हैं, जैसे वायु और कांच का लिया हमने, तभी तो अपवर्तन होगा, वरना एक ही माध्यम होगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसी की ऐसी सीधी रेखा में लाइन चली जाएगी। भाई अगर वायु ही होगी तो सीधी लाइन में चली जाएगी, फिर अपवर्तन ही क्यों होगा। अपवर्तन तो होता ही वही है जहाँ दो माध्यमों की बात हो। समझ रहे हैं बच्चों, तो उसकी बात कर रहा है। तो ये क्या कह रहा है कि निश्चित माध्यमों के युग्म, निश्चित मतलब अगर आप वायु और कांच ले रहे हैं तो वायु और कांच के लिए ही देख रहे हैं, ऐसा नहीं है फिर आप कुछ और देख लें, यहाँ आप लकड़ी ले लें, कुछ और ले लें। तो निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए निश्चित वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है। तो ये रोल है बस, इसका और कुछ नहीं है। समझ रहे हैं बच्चों, तो बस बेसिकली ये है हमारे अपवर्तन के नियम, ठीक है। तो क्या कहा बच्चों हमने अपने अपवर्तन के नियम में, कि जो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है वो तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम हमने क्या देखा कि आपतन कोण और अपवर्तन कोण के जो अनुपात, उनके जो साइन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, स्थिरांक होता है। और इसी स्थिरांक को हम क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। और ये हमेशा क्या होता है, किसी निश्चित रंग और निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए होता है, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली होते हैं हमारे अपवर्तन के नियम, ठीक है। यहाँ हमने क्या है, हमने बताया है आपको कि ये जो P से Q तक है ये क्या है, आपकी आपतित किरण है। ये तो आपको अब तक पता ही होगा कि जो इस तरह से आ रही है वो आपतित किरण है। QR क्या है, ये अपवर्तित किरण है, क्योंकि यहीं से तो इसका अपवर्तन हुआ बच्चों। तो ये है हमारी अपवर्तित किरण। अब आप एक चीज़ और देखो यहाँ पे, अब ये लास्ट में क्या हो रहा है यहाँ पे, अब यहाँ तक तो कांच है, लेकिन कांच के बाद वो वापस वायु में जा रही है, यानी कि फिर से उसका माध्यम बदल रहा है। अब वो कांच से फिर वायु में जा रही है ना बच्चों, तो उसका फिर से अपवर्तन होगा, वरना क्या होता, ये भाई एक प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है तो ये सीधी जानी चाहिए थी इस तरह से, लेकिन उसका मार्ग क्या हो गया, विचलित हो गया फिर से। क्यों हो गया, क्योंकि अब वो कांच से वायु में जा रही है, यानी कि माध्यम का फिर से परिवर्तन हो रहा है, तो फिर से अपवर्तनांक हो गया। तो जैसे ये किरण मतलब बाहर निकलने वाली जो किरण होती है उसको हम क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, निर्गत किरण। कि वायु की वो प्रकाश की किरण कहाँ से आई, वायु से आई, प्रकाश की किरण वायु से आई, कांच में प्रवेश करी और फिर कांच से बाहर निकल गई। तो जो बाहर निकलने वाली जो किरण होती है उसको हम क्या कहते हैं, निर्गत किरण कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो यही था बेसिकली इसमें। और ये चीज़ आप समझ गए कि दैनिक जीवन में हमने अपवर्तन के उदाहरणों को भी देख लिया और बेसिकली अपवर्तन होता क्या है वो भी हमने समझ लिया, ठीक है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमने समझाया बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर किसी बच्चों को एक बार में समझ में नहीं आता मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम आप 2 बार तो देखा करें वीडियो को, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट होते हैं एक बार में नहीं पकड़ में आते, तो आप दोबारा देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएंगे, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे अपना अपवर्तनांक, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।